यह कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। अस्तु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीबी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीबी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। ये बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहां चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाँक लगाया। कौन है? इतनी रात गए, कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज फफक पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी मां की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी मां तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थिपंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या? उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थिपंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतही योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतही कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती।
यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और अब वह डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी, जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फांसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के मायाजाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना ही। क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने ग्लास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही न थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर बांस के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर्र की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल चीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नखों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई।
इसके बाद उन तीनों भूतनी भूत ने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिलीं जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर के कड़वी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जयनंगल में भाग आई हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहां जयनंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूं सी सिसकियां गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जयनंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही मां ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी मां को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहां भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर मां को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे माना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूं, लेकिन कल सुबह होते ही यहां से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। बस हूं की ध्वनि सी बाहर आई और वो सारा सामान लेकर मां के पीछे दो चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर मां ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा यहां सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूं, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहां से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो।
ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूं, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोरे की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था, ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थीं। वो औरत रसोरे में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोरे में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था, और खुशी से कभी 2 वो आवाजें भी निकल रही थी। सी आवाजें गूंज रही थी। रसोरा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। मां को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ, और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी मां पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। मां कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोरे की तरफ भागे। वो चुड़ैल झोर 2 से हूं की आवाज आई निकाल रही थी और पूरे रसोरे में दौड़ रही थी, और मां को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोरे में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जे नंगल की तरफ भागी, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे साहमे से खड़े थे और मन ही मन मां की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। ये कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले, उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहां केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सबने बारी बारी से गोता लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूं। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्तों मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं सामान्य था। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी, हमारी बस जाने वाली थी।
हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूं, क्या अंदर कोई भूत देख लिया? यह सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के जमाने में यहां कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। यह सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वह मेरा वहम नहीं था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।